हेलो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की कंप्लीट कोर्स की एक सीरीज देख रहे हैं, जिसमें अभी तक आप लोगों ने 13 क्लासें देखी और जिन लोगों ने नहीं देखी हैं वो लोग कृपया यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं और पहली बार क्लास देख रहे हैं वो लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1872, 1584 तथा 336 का मासा ज्ञात कीजिएगा। तो हमसे मासा पूछा गया है, तो मासा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से मासा ज्ञात करेंगे। तो जो 1584 है इसका 1872 में भाग करेंगे। सबसे पहले 1584 का क्या करना है, 1872 में भाग करना है, समझे। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 1584। अब देखो यहाँ पे घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 12, 12 में से 4 गया, कितना बचेगा 8। अब यहाँ पर देखो कितना बचेगा 6, सही। अब 16 हो जाएगा, 16 में से जाएगा तो कितना बचेगा 8, 88 हो जाएगा, क्लियर नहीं। अब देखो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 5 गया 2, 288 हो जाएगा। अब देखो जो 288 बचा ना, इसका भाग करना है इसमें 1584 में। तो 1584 में भाग करना है, तो देखो यहाँ पे 3 अंक लेंगे। सबसे पहले कितने अंक लेंगे, 3 अंक। तो 3 अंक लेंगे तो यहाँ पे 158 है, यहाँ पे 288 है, तो ये ज़्यादा है तो भाग तो वैसे ही नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चारों अंक में भाग देंगे, समझे। तो जैसे कि यहाँ पर 288 है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं यहाँ पर 300 लिखा है। कितना मान के चल रहा हूँ, 300 लिखा है, क्योंकि 300 के हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक आइडिया लगा लेंगे लगभग कितनी बार भाग जाएगा। तो 300 के हिसाब से लगभग देख लो आप लोग 5 बार भाग चला जाएगा, क्लियर है। क्योंकि 300 गुणे 5 कितना हो जाता है, 1500, सही। 300 गुणे 5 कितना हो जाता है, 1500 हो जाएगा। और ये कितना है, 1584 है, तो लगभग 5 बार भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे 5 लिखना है। अब इसका गुणा करो, 5 गुणे 8 करेंगे, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 5 गुणे 8 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, 4 और 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, समझे। अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा और यहाँ पर बचेगा आपका 4 और यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 144, समझे। अब देखो 144 का भाग करना है हमें 288 में। तो 288 में जब भाग करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 2 बार चला जाएगा, देखो पूरा पूरा कट गया। तो देखो 144 से क्या किया, जब भाग दिया तो ये पूरा पूरा कट गया, तो हमारा एचसीएफ 144 नहीं आया, समझे। क्योंकि हमारे पास अभी एक संख्या और है, कितनी है, 336 और है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 144 का भाग गया ना इसमें पूरा पूरा, इसका भाग करना है अभी 336 में। तो 144 का देखो इधर भाग कर रहा हूँ, 144 का 336 में भाग करूँ, सही। तो लगभग मान के चलो कितना लिखा है, 150 मान लो। यहाँ पर कितना मान लो, 150। 150 गुणे 2 करेंगे 300 हो जाएगा, और ये 336 है, चला जाएगा ना, सही। 2 बार भाग जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा, समझे। अब देखो 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 2, तो वहाँ से लेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 में से गया तो ये बचेगा 48, समझे। अब देखो 48 का भाग करना है यहाँ पर 144 में। तो लगभग मान के चलो कितना लिखा है, 50 लिखा है, और 50 3 बार भाग चला जाएगा इसका, क्योंकि 50 या 150 हो जाता है, तो लगभग 3 बार चला जाएगा। तो इतना हो जाएगा, 3 गुणे 8 करेंगे कितना हो जाएगा 24, और 3 चौको कितना हो जाएगा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 12 2 कितना हो जाएगा 14, पूरा कट गया। अब देखो यहाँ पे लास्ट में पूरा भाग किससे गया, 48 से गया, तो इसका मतलब हो गया इसका जो मासा आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा, समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से कह रहे हैं 110 मीटर और 40 मीटर है। इसके चारों ओर तार लगवाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर कह रहा है आयत की लंबाई, तो लिख लीजिएगा आयत की लंबाई इक्वल टू कितनी कह रहा है, 110 मीटर कह रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आयत की चौड़ाई, चौड़ाई इक्वल टू कह रहा है 40 मीटर कह रहा है। तो देखो एक आयत बना लो। आयत का मतलब होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हों, बराबर हों। तो यहाँ पर ABCD ये क्या है, आपका आयत है, ठीक है। तो अब देखो इसकी लंबाई दी 110 मीटर,
चौड़ाई दी 40 मीटर, समझे। तो ये 40 है तो ये भी 40 और इसके सामने की भी, ये दोनों आमने सामने क्या होंगी, बराबर होंगी। आयत का मतलब क्या होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, समझे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयत। और वर्ग की भी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी। वर्ग में क्या होता है कि जिसकी सभी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। क्लियर है कि सारी चीज़ें आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। तो हम लोगों को क्या पूछा गया, तार की आवश्यकता होगी। तो आप लोग समझिएगा तार कैसे लगाओगे, जैसे ये आयताकार कुछ भी समझ लो, खेत है या कुछ भी समझ लो। अब तार लगाना है तो देखो यहाँ से इसके चारों तरफ ऐसे ही तो तार लगाया जाएगा, सही है। ये चारों तरफ पे तो तार लगाया जाएगा और इसके चारों तरफ की लंबाई क्या कहलाती है, आप लोगों को पता होगा, परिमाप बोला जाता है, सही है। क्या बोला जाता है, परिमाप। कई बार हम लोग निकाल भी चुके हैं क्वेश्चनों में, अब तो आप लोग समझ रहे होंगे। क्योंकि चारों तरफ की जो टोटल लंबाई होती है किसी भी आकृति की, जरूरी नहीं है आयत है उसी के चारों तरफ की लंबाई क्या बोली जाएगी, परिमाप बोली जाएगी। अगर आपका जैसे कहीं पे त्रिभुज बन के आ रहे ऐसे करके, समझे। अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई जोड़ दी जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये भी परिमाप बन जाएगा। क्लियर नहीं, समझाया। तो किसी भी आकृति की मतलब सभी भुजाओं की लंबाई को अगर ऐड किया जाएगा तो वो क्या बनेगा, परिमाप बनेगा। तो यहाँ पे अब आप लोग समझ गए होंगे हमसे क्या पूछा गया, आयत का परिमाप। हमसे कह रहे हैं कि कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे परिमाप निकालना है। तो लिखना है तार की आवश्यकता इक्वल टू कितना है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, क्या लगाना है, आयत का परिमाप लगा दो। तो आयत का परिमाप तो आप लोगों को पता होगा, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है। क्लियर। तो अब आप लोग देखिएगा, तो लंबाई कितनी दी गई, 110 मीटर दी गई, चौड़ाई कितनी दी गई, 40 मीटर दी गई। ठीक है, तो आपका 2 110 और 40 कितना है, 150। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई करो, 300 मीटर, सही। तो यहाँ पर कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, 300 मीटर लंबा मुझे क्या चाहिए, तार चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे कह रहे हैं कि 2, 3, 7 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। तो 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या की बात कर रहा है और हमसे कह रहे हैं 2, 3, 7 से भाग दिया जाए तो क्या कर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2, 3, 7 का निकालेंगे लासा। 2, 3, 7 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो 2, 3, 7 का लासा कितना आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 2, 3, 7 ऐसे लिखना है और पहले तो 2 का भाग जाएगा 1, 3, 7, फिर 3 से भाग जाएगा 1, फिर यहाँ पर 1, फिर 7, फिर 7 से भाग जाएगा 1, 1। अब इसका गुणा करो कितना हो जाएगा, 3, 6 और 6, 7, 42। तो इसका जो लासा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ठीक है, 42 आ जाएगा। अब हमसे कह रहे हैं कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कितनी होती है आपकी, 100 हो जाएगी। बताया था ना आप लोगों को कि 1 के पीछे आप लोग क्या कर लीजिएगा, 0 बढ़ाते चले जाओ। 3 अंकों कह रहे हैं तो 1 के पीछे 2 0, 4 अंकों कह रहे हैं तो 1 के पीछे 3 0 लगा दो, समझा। तो 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, 100 में 42 का भाग करेंगे। कितने का भाग करेंगे, 100 में 42 का भाग करेंगे। तो 100 में 42 का भाग कीजिएगा तो 2 बार चला जाएगा, तो 42 दूनी कितना होता है, 84 होता है। तो घटा हो यहाँ पर, देखो आपका 10 में से 4 गया, कितना बचेगा 6, और यहाँ पे आपका बचेगा 1, 16 बचेगा। ठीक है, तो ये जो शेष क्या बचा आपका, 16 शेष बचा, समझे। तो अब आप लोग सोच गए यहाँ पर 16 शेष बच गया, इसमें कितना ऐड करूँ, जोड़ दूँ कि ये 42 से चला जाए इसमें भाग। तो आप लोग बताओ कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें। अब देखो 42 में से 16 घटाओ
तो 42 में से जब आप लोग 16 घटाओगे तो ये 6 बचेगा और यहाँ पर बचेगा आपका 26 बचेगा, ठीक है। क्योंकि 26 यदि इसमें और हम लोग जोड़ दें तो ये 42 से कट जाएगा, क्योंकि 16 तो शेष बच गया, समझाए, 16 बच गया। अब इसमें हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 16 में 26 प्लस कर दो, तो 16 में 26 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 42 बन जाएगा। तो 42 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा बताओ भाई। तो 26 जोड़ने पर क्या होगा आपका, ये पूर्णतः क्या होगी, विभक्त होगी, समझे। तो 26 ऐड करो आप लोग 100 में, तो जो 100 था ना, जो संख्या थी ना, संख्या आपकी यहाँ पे लिख लीजिएगा, संख्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 26, सही। तो ये संख्या जो बनेगी वो बनेगी 126, समझे। 42 से भाग करेंगे, पूरा पूरा भाग तभी जाएगा जब, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 में 26 प्लस कर लेंगे। तो 100 में 26 प्लस कर दिया, क्योंकि छोटी छोटी संख्या कितनी थी, 100 थी। 100 में कितना प्लस करना पड़ेगा, 26 प्लस करना पड़ेगा तभी, तो ये बन जाएगी 126, क्लियर कि नहीं। तो अब 126 में यदि हम लोग 42 का भाग करेंगे तो देखो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि 42 गुणे 3 करके देखो, 3 दूनी 6 और 3 चौगु 12, 126 पूरा पूरा भाग चला गया, क्लियर कि नहीं। 126 में यदि हम लोग 42 का भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक शेष बचना चाहिए, बताओ भाई। एक शेष कब बचेगा, जब ये एक ज़्यादा होगी तो तभी तो बचेगा ना एक शेष। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 126 जो आया उसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 127। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 127, क्योंकि 127 में जब हम लोग 42 से भाग करेंगे तो एक शेष बच जाएगा, सही। अब इसी तरह यदि यहाँ पर आपसे ये कहते हैं कि 2 शेष बचना चाहिए, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, 2 प्लस कर देते हैं, क्लियर है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 से 1/2, 3 और 10 से 1/2 का लासा ज्ञात कीजिएगा। तो हमसे कह रहा है कि 4 से 1/2, 3 और 10 से 1/2। तो इसको हल करो, देखो 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9/2, 3 और 10 दूनी 20 और 1 21/2, क्लियर नहीं। तो ये आपका बन जाएगा। अब देखो इनका क्या पूछा गया, हमसे कह रहे हैं कि इनका लासा ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे 9/2 लिखा है, 21/2 लिखा है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो हम लोगों को जब भिन्नों का लासा या भिन्नों का मासा पूछा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला देख लीजिएगा। यदि आपसे बोला जाए कि भिन्नों का लासा ज्ञात कीजिएगा, क्या बोला जाए, भिन्नों का। देखो इसमें भिन्नों का तो नहीं कह रहा है, लेकिन हम लोगों को खुद समझना होगा कि ये भिन्न बन रही है कि नहीं बन रही, क्योंकि 21/20 लिखा है तो भिन्न। तो हमसे क्या पूछा, लासा पूछा है, तो ये क्या हो गया, भिन्नों का लासा। तो जब भिन्न का लासा निकालते हो तो हम लोग क्या करते हैं, अंशों का क्या निकालना होता है, लासा निकालना होता है, ठीक है। बट्टे क्या होगा, हरों का मासा निकालना होता है, क्लियर नहीं। तो अंश आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे 21/2 लिखा है तो ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, ठीक है। और नीचे वाली संख्या क्या होती है, हर होती है, समझे। ऊपर वाली संख्या क्या होती है, अंश होती है, नीचे वाली संख्या क्या होती है, हर होती है। अब इसी तरह एक फॉर्मूला और देखना है, जैसे भिन्नों का मासा पूछा जाए यदि आपसे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अंशों का क्या निकालना है, मासा निकालना है, अंशों का मासा बटे हरों का क्या निकालना है, लासा निकालना है, समझे। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोग लर्न कर लीजिएगा। यदि आपसे भिन्नों का लासा पूछा जाए तो हम लोगों को क्या करना है, अंशों का क्या निकालना है, लासा निकालना है, हरों का मासा। यदि आपसे कहे मासा ज्ञात करो तो ऊपर वाली संख्या को देखो, यहाँ पे मासा पूछ रहे तो अंशों का मासा, यहाँ पे लासा पूछ रहा है तो अंशों का लासा। ऊपर लासा निकाल ले तो नीचे मासा, ऊपर मासा तो नीचे लासा, क्लियर नहीं। ऐसे लर्न कर लीजिएगा। यदि आपसे कह रहे हैं कि भिन्नों का लासा कह रहा है ना, तो इधर अंशों का लासा, जैसे भिन्नों का मासा कह रहा है तो इधर अंशों का मासा, क्लियर कि नहीं। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पे लगाना है। हमसे लासा पूछा गया था 9/2, 3 और 21/2 का क्या पूछा है, लासा। तो इसके बटे 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लासा पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का हम लोग क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो 9, 3 और 21 इनका क्या निकालना होगा, लासा निकालना होगा। तो यहाँ पे लासा निकालेगा,
देखो 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा 1 1, अब 7 बचेगा, फिर 7 से जाएगा 1 1 और ये 1 बन जाएगा। अब इसका गुणा करो, 3 त्रिका 9 और 9 सत्ते 63, तो इसका जो लासा आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। क्लियर कि नहीं। अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे 2 1 2 ये है, इनका हम लोगों को क्या निकालना होगा, 2 1 2 इसका निकालना होगा मासा। क्लियर नहीं। मासा का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, मतलब इन तीनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अब आप लोग बताओ, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, मान के चलो 1 कॉमन आ रहा है। सही, कॉमन कितना आ रहा है, क्योंकि एक देखो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो वहाँ पर क्या आएगा, 1 कॉमन आएगा। या तो आप लोग ऐसे कर लो, ये सबसे छोटा कितना है, 1 है, 1 का भाग 2 में करोगे पूरा चला जाएगा, और इस 1 का भाग 2 में करोगे तो पूरा चला जाएगा, तो मासा कितना हुआ, 1 हुआ ना। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला बनेगा इसका, तो हमें निकालना होता है अंशों का मासा, अंशों का लासा बटे हारों का मासा। क्लियर में। तो अब आप लोग देख लो, तो इसका जो ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकाला था वो कितना आया, 63 आया, और इसका जो मासा निकाला वो कितना आया, 1 आया। तो 1 का भाग 63 में करो, कितनी बार जाएगा, तो 63 बार जाएगा ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका 63। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि एक दुकानदार एक ग्राहक को कह रहा है कि 2 क्रमागत छूट क्रम से कह रहा है कि 30% व 20% देता है। तो बताइए यह छूट एक समतुल्य छूट के रूप में कितने प्रतिशत के बराबर होगी। तो ये कह रहे हैं कि ये छूट है ना एक समतुल्य छूट, समतुल्य मतलब दोनों 2 छूटें अलग अलग देता है, इनकी एक छूट बतानी है कि कितनी होगी कि एक छूट दे दी जाए और इनके बराबर क्या हो, डिस्काउंट मिले। तो हमसे ये कह रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग मान के चलेंगे, माना वस्तु का मूल्य बराबर 100 रुपये। कितना मान के चल रहा हूँ, 100 रुपये, 100 रुपये मूल्य है। तो यहाँ पे लिखना है पहली स्थिति में, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन दी गई। पहली स्थिति में क्या होगा, तो पहली स्थिति में कुल छूट लिखना है, यहाँ पर कुल छूट। देखो छूट का मतलब हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे, तो 100 रुपये है ना, वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपये। अब 100 रुपये पे डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 30। सही, 100 का 30 निकालो, कितना हो जाएगा, सीधा 30 रुपये बनेगा। कितना बन जाएगा, 30 रुपये। तो अब ये बताओ, जैसे कोई वस्तु है 100 रुपये का मूल्य है, उस पर 30% डिस्काउंट दिया जाएगा, तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया, 30 रुपये का। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, बताओ भाई, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30, क्योंकि डिस्काउंट तो छूट होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 70 रुपये। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या होगा, तो यहाँ पे लिखना है दूसरी लिख लो या द्वितीय स्थिति लिख लो। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, द्वितीय स्थिति में कुल छूट इक्वल टू, ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या होगी, छूट। अब देखो पहली छूट यहाँ पर मिल गई, कितनी मिल गई आपकी, 30% की, तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य बना वो कितना बन गया, 70। अब देखो जो दूसरी छूट मिलेगी ना, वो इसी 70 पे तो डिस्काउंट मिलेगा। अब बताओ 70 रुपये जो था ना विक्रय मूल्य, इस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 20 रुपये। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 काट दीजिएगा, तो यहाँ पे 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 14 रुपये। कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, 14 रुपये। तो जब देखो 70 में 14 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका विक्रय मूल्य कितना बनेगा, बताओ भाई, 2 डिस्काउंट देने के बाद इसका विक्रय मूल्य कितना बनेगा। तो देखो 70 में पहले 10 घटाओ 60, और 60 में 4 घटाओ, कितना बचेगा, 56 रुपये। इसका विक्रय मूल्य कितना बन गया, 56 रुपये। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, देखो अब किसी वस्तु का मूल्य कितना था, 100 रुपये था, पहला डिस्काउंट दिया उसका विक्रय मूल्य बना 70 रुपये, दूसरा डिस्काउंट दिया तो उसका विक्रय मूल्य कितना बना, 56 रुपये। अब आप लोग बताओ 100 रुपये में खरीदी थी, 56 रुपये में बेच रहे, तो कितने की छूट हुई, पहले तो रुपए में छूट निकालनी होगी। तो ये 100 में 56 घटा देना है। तो यहाँ पे हम लोग कुल छूट निकालेंगे, कुल छूट, तो कुल छूट निकालेंगे, 100 में 56 घटा दीजिएगा, तो ये बनेगी 44 रुपये। सही, तो देखो 44 रुपये के डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर,
क्लियर नहीं, कितनी छूट, क्योंकि देखो 100 में खरीदा, 56 में बेच रहा है, 44 रुपये डिस्काउंट हो रहा है। तो अब इसको हम लोगों को बदलना होगा परसेंटेज में, कि मतलब कितने परसेंट छूट दी जा रही है। तो देखो यहाँ पे इसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत इक्वल टू हम लोग करेंगे 44 बटे टोटल वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, वो सॉरी मतलब मूल्य कितना था 100 रुपये, तो 44 बटे 100। और परसेंटेज लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 100 का गुणा कर दो, समझे ना। 44 तो छूट है, तो 44 छूट रखा, बटे में क्या रखना होगा, वस्तु का मूल्य कितना था 100 रुपये, तो 44 बटे 100 इंटू क्या कर रहे हैं 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखो 100 से 100 कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 44%। तो इसका जो देखो 30% और 20% अलग अलग डिस्काउंट दिया गया, अगर एक साथ 44% डिस्काउंट दे दिया जाए तो इनके बराबर होगा, समतुल्य डिस्काउंट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हल कीजिए। आपके यहाँ पे 2 सवाल दिए गए हैं। पहला जो दिया गया है आपका 1/2 गुणे 3/5 हल कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जब गुणा हो रहा है तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे गुणा में सीधा सीधा, देखो क्रॉस नहीं, ऐसा ऊपर नीचे नहीं करना है। अगर प्लस लगाओ या माइनस लगाओ तो क्रॉस किया जाता है, ठीक है। तो गुणा का चिन्ह लगे, गुणा का सीधा सीधा अंश का अंश में, हर का हर में किया जाए। 3 का 1 हम करेंगे तो 3, और 5 का 2 में करेंगे कितना हो जाए 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/10। अब देखो दूसरा क्वेश्चन दिया था आपका 7/8 प्लस 3/4, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखो 8 का 8 हम भाग कीजिएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 एकम 7 हो जाएगा। अब 4 का करो 8 में तो 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, तो 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6, सही। तो ये देखो टोटल कर लो कितना हो जाएगा 7 6 कितना हो जाएगा 13/8। अब चाहो तो देखो यहाँ पे भाग कीजिएगा, 8 का भाग करो 13 में, एक बार जाएगा, 8 एकम 8 कितना बचेगा 5 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 सही 5/8, या तो आप समझ लो ये हो जाएगा 13/8। देखो दोनों ही आंसर ठीक हैं, आप चाहो तो आप 13/8 लिख लो या 1 सही 5/8। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग इधर देख लें। 13 में हम लोग क्या करेंगे 8 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा एक बार, तो 8 एकम 8 बच्चा कितना 5, समझे। तो हम लोग क्या करते हैं जब सही बटे लिखते हैं तो जो पूरा भाग गया, पूरा भाग कितनी बार गया, एक बार गया, शेष कितना बचा ऊपर लिखना है 5, और भाग किससे दिया था 8 से। तो इस टाइप से हम लोग लिखते हैं 1 सही 5/8। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। यदि क्लास पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं, कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो देखो एक त्रिभुज की भुजाएं कह रहा है, देखो हम लोग त्रिभुज बना रहे हैं ऐसे ही। अब एक कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और कितनी कह रहा है 17 सेंटीमीटर है। तो एक तो समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसकी सभी भुजाएं कहते हैं बराबर होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, जिसकी क्या होती है कि 2 भुजाएं बराबर होती है, उसको क्या हम लोग क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज भी आप लोगों को बताया था एक क्लास में। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जिसकी सभी भुजाएँ कैसी हों, भिन्न भिन्न हों। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक कह रहा है 8 कह रहा है, 15 कह रहा है, 17 कह रहा है, तीनों भुजाएं कैसी हैं अलग अलग हैं। तो ये क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोग देख लीजिएगा। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाता है √ S माइनस A S माइनस B S माइनस C क्लियर नहीं। और जहाँ जो S होता है ना S वो आपका ऐसे निकलेगा S = A + B + C बट्टे 2 कर लीजिएगा, ठीक है। S का मान कैसे आएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग कर दो तो ये S का मान आ जाएगा। और A B C क्या है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, समझे। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा और लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला है, समझे। विषमबाहु त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल निकालना है तो इसी टाइप से लगाना है, क्लियर। और हर एक मतलब
त्रिभुज में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खासकर विषमबाहु त्रिभुज के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग एस का मान निकालेंगे। अब एस का मान कैसे निकालें, 8 + 15 + 17/2 कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जोड़ेंगे 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 17 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 3 10, 2 1 3 1 40। तो 40/, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 40/2 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 20। तो एस का मान कितना आएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर कि नहीं। अब हम लोगों को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो यहाँ से हम लोग लिखते हैं क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, √, देखो फॉर्मूला तो लिखा है, डायरेक्ट लगा रहा हूँ 20, ठीक है, इंटू 20 माइनस कोई सी भी एक भुजा रख लो, 20 - 8, ठीक है, उसके बाद 20 - 15 कर लो, और 20 - 17 कर लो, सही। तो देखो यहाँ पे लिखना है आपको 20, और देखो 20 में से 8 गया कितना बचेगा, 12 बचेगा, इंटू 20 में से 15 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 20 में से 17 गया तो 3 बचेगा। क्लियर नहीं। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो आएगा नहीं, या तो आप सभी संख्याओं का गुणा कर लो, समझे, क्योंकि √ से बाहर निकालना है तो वर्गमूल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टर बनाएंगे। देखो 20 को करेंगे 4 पंचे 20, और इसको हम लिखेंगे 4 तिया 12, और 5 × 3 तो पहले ही था। क्लियर है कि नहीं। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, देखो हमने क्या किया, जो 20 था ना, 20 को लिखा 4 × 5, 4 पंचे 20 हो गया। 12 को हमने क्या लिखा, 4 × 3, 4 तिया 12 हो गया। 5 × 3 पहले से ही था। अब देखो यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, देखो 4 4 का जोड़ा बन रहा है, 5 5 का जोड़ा बन रहा है, 3 3 का जोड़ा बन रहा है, समझे। तो ये क्या होगा, आपका बाहर आ जाएगा। देखो 4 का जोड़ा बन रहा है तो 1 4 बाहर आ जाएगा, और 5 का जोड़ा बन रहा है तो 1 5 बाहर आ जाएगा, और 3 का जोड़ा बन रहा है तो 1 3 बाहर आ जाएगा। इसके लिए नहीं, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 × 3 कर लो, 20 तिया क्या होता है, 60 हो जाएगा। और हम लोग निकाल रहे थे क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर नहीं। देखो आप लोग क्रम से नोट करना है, इसको पहले ये नोट करना फार्मूला, फिर इसको लिखना है, फिर इसके नीचे इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, समझे। कायदे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियाँ क्रम से कह रहे हैं कि 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल से बजें, तो कह रहे हैं 30 मिनट में भी कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, 2 4 6 8 10 12, इसका हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो 2 से काटेंगे, 1 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10 6, ठीक है। फिर 2 से काटो, 1 फिर 1 3, इसमें 2 बार जाएगा 5, फिर 3, फिर देखो 2 से चला जाएगा तो 2 से भाग करो, 1 1 3 1 5 3। अब 3 से जाएगा तो यहाँ पर 1 1 1 1 5 1। अब 5 से जाएगा तो 1 1 1 हर एक जगह आ जाएगा। क्लियर नहीं। तो यहाँ पे देखो गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 5 कर लो, 8 × 5 कितना हो जाएगा 40, 40 × 3 से ऐसे कर लो, 4 तिया 12। इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 120 सेकंड, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब आप लोग समझ लीजिएगा, जो घंटियाँ बजेंगी वो 2 मिनट के अंतराल पर बजेंगी। सही, जो यहाँ पे आगे लिखना चाहो लिख लेना, घंटियाँ, ठीक है, घंटियाँ 2 मिनट के अंतराल पर बजेंगी, क्योंकि इसका जो एलसीएम आया, एलसीएम कितना है 120 सेकंड, कितना है 120 सेकंड। अब 120 सेकंड का मतलब क्या हुआ 2 मिनट। तो घंटियाँ जो बज रही हैं वो 2 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं। उसमें कितने मिनट के अंतराल पर बज रही हैं 2 मिनट। तो हमसे पूछा कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। सही, 30 मिनट में तो कितनी बार बजेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 2 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं, तो 30/2 कर दो। अब 30/2 करेंगे तो इसका आ जाएगा 15। तो 15 बार नहीं बजेंगी, ध्यान रखना है। 15 तो आया, देख जैसे आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे हम लोगों से बोला जाए कि जैसे 5 मीटर जगह है, 5 मीटर जगह में हम लोग क्या कर रहे हैं, गमले रख रहे हैं। जैसे हमारा कोई मकान है या कुछ भी है, ठीक है, वहाँ पर क्या करना है, गमले रखने हैं 5 मीटर जगह में, और क्या करना है कि 1 मीटर के अंतराल से रखना है। जैसे एक गमला रख दिया, फिर 1 मीटर जगह,
फिर एक गमला रखा, फिर 1 मीटर जगह, ऐसे करके हमें गमले रखने हैं। सही। तो जगह मेरी कितनी है, 5 मीटर जगह है, तो कितने गमलों की आवश्यकता होगी, 5 गमलों की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर 5 मीटर जगह है तो 5 गमले रखने पड़ेंगे। बताओ भाई, क्योंकि यहाँ पर 5 गमले नहीं 6 गमले रखने पड़ेंगे। देख लीजिएगा, देखो 3 मीटर जगह हुई, 4 मीटर जगह हुई, 5 मीटर जगह हुई, समझे ना। तो आप देखो गैप देखो, 1 मीटर, 2, 3, 4, 5 मीटर होगी। गमले काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गमले क्यों है, बताओ भाई, क्योंकि एक एक्स्ट्रा गमला रखना पड़ रहा है। सही। 5 मीटर जगह में कितने गमले रख रहे हैं, 6। अगर आपसे बोले जाए 15 मीटर जगह में कितने होंगे, 16 गमले होंगे। सही। जैसे 20 मीटर में कितने होंगे, 21 गमले होंगे। क्लियर हो रहा ना। तो आपका एक एक्स्ट्रा गमला रखा जा रहा है, क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि एक स्टार्टिंग में भी रखा जा रहा है, एक लास्ट में भी रखा जा रहा है। तो एक जो स्टार्टिंग वाला है वो बढ़ जाएगा, समझे ना। तो एक गमला एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्लियर ना। वही चीज़ यहाँ पे होती है, जैसे घंटियों की बात करते हैं। सही। घंटियों की बात करते हैं तो एक तो जैसे मान के चलो 8 बजे जैसे बज रही हैं कोई घंटियाँ, जैसे 8 बजे बजी हैं। अब उसके बाद अगर अब बजेंगी तो 8:02 पे बजेंगी, ठीक है, फिर 8:04 पे बजेंगी, ऐसे ही तो बजनी स्टार्ट होंगी। तो ये बताओ, जो पहले बज चुकी हैं उसको हम लोग क्या छोड़ देंगे, बताइए। 8 बजे जो बजी थी, क्योंकि यहाँ पे क्या रहे कि 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरम्भ हुई। अब एक समय तो होगा जब एक साथ बजी होंगी, बताओ भाई, एक बार तो एक साथ बजी होंगी ना, समझे। तो वो एक बार जो बज चुकी है ना उसको भी इसमें प्लस कर देंगे, +1। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 बार। ये थी DLED फर्स्ट सेमेस्टर की 14वीं क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।